आज हम मंगल ग्रह के बारे में हाल की कुछ खोजों और विशेष रूप से मंगल ग्रह पर देखी गई असाधारण धूल भरी आंधियों के बारे में खोजों पर बात करने जा रहे हैं। साथ ही हम मंगल ग्रह पर ऑरोराज के बारे में नई खोजें और यहाँ तक कि इस ग्रह की सतह पर रेडिएशन की मात्रा के बारे में खोजें और भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रेडिएशन पॉइजनिंग को रोकने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं जानेंगे। इन सब स्टडीज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए धूल के तूफान के बारे में सबसे हालिया खोज के साथ शुरू करते हैं। कुछ खास मौसमों के दौरान मंगल ग्रह पर एक असामान्य घटना कभी कभी पूरे ग्रह को घेर लेती है। उदाहरण के लिए 2001 की यह आइकॉनिक तस्वीर हमें दिखाती है कि धूल भरी आंधी से पहले और उसके दौरान मंगल कैसा दिखता है। और हम जानते हैं कि यह सतह पर चलने वाली बहुत सी चीजों के लिए संभावित रूप से कुछ बड़ी समस्याएं पैदा करता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जून 2018 में नासा ने इसी वजह से अपना एक प्रमुख प्रोब खो दिया। 2004 के बाद से मंगल ग्रह पर एक्टिव अपॉर्चुनिटी रोवर ने दुर्भाग्य से 2018 के बीच में बहुत विशाल धूल भरी आंधी के कारण ऊर्जा उत्पन्न करने की अपनी क्षमता खो दी थी। एक ऐसी आंधी जिसने दिन के समय में भी आसमान को वैसा ही बना दिया जैसा आप यहाँ दाईं ओर देख सकते हैं। मंगल अब एक बार फिर इतना बदल गया है कि आप सतह को भी नहीं देख सकते। दाईं ओर की तस्वीर हमें दिखाती है कि तूफान के दौरान मंगल कैसा दिखता है और अपॉर्चुनिटी के लिए जो कि अपने सौर पैनल्स पर निर्भर था, यहाँ सतह से आसमान कुछ ऐसा था, प्रैक्टिकली सूर्य न के बराबर है। यहाँ हम मोटे तौर पर देख सकते हैं कि इस समय के दौरान कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया गया था। और ध्यान दीजिए कि 10 जून तक जब तूफान अपने चरम पर था तो पैदा हुई ऊर्जा की मात्रा केवल 22 वॉट थी, जबकि शुरुआत में लगभग 700 वॉट ऊर्जा का उत्पादन हुआ था। यह 10 जून 2018 को अपॉर्चुनिटी द्वारा ली गई अंतिम तस्वीर है। एक और दूसरा प्रोब भी है जिसका नाम इनसाइट है, जिसने बेसिकली धूल के साथ एक बहुत ही समान समस्या का सामना किया था, जिससे अंततः पूरा मिशन ही समाप्त हो गया। और क्योंकि भविष्य के किसी भी मंगल मिशन को शायद न्यूक्लियर पावर जैसे ऊर्जा उत्पन्न करने के कई दूसरे तरीकों के विपरीत सौर पैनल्स पर ज्यादा भरोसा करना होगा, इसका मतलब है कि वैज्ञानिकों को वास्तव में यह पता लगाना होगा कि ये मंगल ग्रह के तूफान कैसे संचालित होते हैं और उनकी भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनके प्रभाव को रोकने के लिए संभवतः क्या कर सकते हैं। यह हो सकता है कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह के आसपास के ऐसे क्षेत्र खोजें जहां प्रभाव उतने नाटकीय न हो। और इसलिए यह हालिया अध्ययन, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, यह पता लगाने की कोशिश करता है कि इन तूफानों के इतने शक्तिशाली होने का क्या कारण है और कौन से मौसमी परिवर्तन कुछ धूल भरी आंधी को ट्रिगर करते हैं। यह अध्ययन मौसमी ऊर्जा असंतुलन यानी सीजनल एनर्जी इम्बैलेंस के रूप में जानी जाने वाली चीज पर निर्भर करता है। इसे कभी कभी रेडिएंट एनर्जी बजट के रूप में भी जाना जाता है, जिसका मुख्य कारण सौर ऊर्जा है, यानी प्लैनेट द्वारा एब्जॉर्ब और रिलीज की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा। तो ये अनिवार्य रूप से एनर्जी के एब्जॉर्प्शन और एनर्जी के रिलीज होने के बीच संतुलन पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि हमारे अपने ग्रह के लिए मौसमी और दैनिक बदलावों के संदर्भ में सूर्य से एब्जॉर्ब और रिलीज होने वाली एनर्जी की मात्रा के बीच ऊर्जा असंतुलन यानी एनर्जी इम्बैलेंस लगभग 0.4% है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मौसमी परिवर्तनों के संदर्भ में थोड़ा सा अंतर है कि कितनी ऊर्जा एब्जॉर्ब और रिलीज होती है। यह सब वातावरण में विभिन्न गैसों के माध्यम से प्लैनेट द्वारा सक्रिय रूप से नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए सतह पर बर्फ और बर्फ की उपस्थिति के माध्यम से जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन क्योंकि यह लगभग 0.4% है, इसका मतलब है कि हमारा ग्रह आमतौर पर अपेक्षाकृत तापमान बनाए रख सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह से वापस रेडिएट होने वाली ऊर्जा की मात्रा के संदर्भ में मंगल में बहुत मजबूत मौसमी बदलाव और यहाँ तक कि दैनिक बदलाव भी हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह पर लगभग 15.3% तक बहुत बड़ा असंतुलन है, जिसका अर्थ है कि सीजन्स के बीच एब्जॉर्ब ऊर्जा की मात्रा और रिफ्लेक्ट ऊर्जा की मात्रा लगभग 15.3% तक बदल सकती है। और यह पृथ्वी की तुलना में केवल 0.4% के साथ एक बहुत बड़ा असंतुलन है। इसका मतलब यह है कि कभी कभी कुछ मौसमों के दौरान ग्रह की सतह पर ऊर्जा की अधिकता होती है और यह इन विशाल धूल के तूफानों को
पैदा करने वाले संभावित मैकेनिज्म्स में से एक हो सकता है। उदाहरण के लिए 2001 में भयंकर धूल भरी आंधी के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि प्लैनेट से एमिट होने वाली पावर की मात्रा में दिन के समय 22% की कमी आई, लेकिन रात के समय में 29% की वृद्धि हुई और मौसम के बीच और भी ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिली। तो ये वो मैकेनिज्म हो सकता है जो इन तूफानों को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना रहा है। हालांकि वास्तविक प्रक्रिया अभी भी अज्ञात है। आपको ये याद रखना होगा कि ये अभी भी एक कोरिलेशन स्टडी है, यानी 2 या 2 से अधिक चीजों के बीच परस्पर संबंध पर आधारित स्टडी है, न कि कॉजेशन स्टडी, यानी कुछ पैदा करने की क्रिया नहीं है। और इसलिए यह समझने की कोशिश करना कि यह ऊर्जा असंतुलन दूसरे ग्रहों को कैसे प्रभावित कर सकता है, और साफ तौर पर यह पता लगाना कि सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों के लिए यह असंतुलन क्या है, भविष्य के संभावित अध्ययनों में से एक हो सकता है और हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि ये सब कैसे काम करता है। लेकिन धूल भरी आंधी कई समस्याओं में से एक है। अगर हमें सतह पर एक प्रमुख ह्यूमन कॉलोनी स्थापित करनी है तो हमें मंगल ग्रह की इन समस्याओं से निपटना होगा। हमारे पास सूर्य और ब्रह्मांड के चारों ओर बहुत सारे शक्तिशाली ऑब्जेक्ट से आने वाली रेडिएशन यानी कॉस्मिक रेडिएशन की समस्या भी है। और क्योंकि नासा और यहाँ तक कि चीन भी दोनों अब अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना बना रहे हैं, दोनों एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश में काफी रुचि रखती हैं कि बहुत ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में आने से इंसानों की रक्षा कैसे की जाए। फिलहाल यह माना जाता है कि कुछ पहले मानव मिशन साल 2033 के आसपास हो सकते हैं और संभावित रूप से 2035 और 2037 में भी हो सकते हैं। ये वो साल हैं जब भविष्य में पृथ्वी से लॉन्च होने वाले मिशनों के लिए मंगल सही स्थिति में होने जा रहा है। और इसलिए जब यहाँ रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को संभावित रेडिएशन से बचाने की बात आती है तो साफ तौर पर कई समाधान हैं। हालांकि उनमें से कोई भी वर्तमान में ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। सबसे पहले ग्रह पर बहुत कम वातावरण है और आप जहाँ हैं उसके आधार पर मंगल ग्रह का सरफेस प्रेशर काफी बदल जाता है। कुछ जगहें जो इस केस में बहुत ऊपर ऊंचाई पर हैं, नीले रंग में दिखाई दे रही हैं, उनमें बहुत कम प्रेशर होगा और इस प्रकार सतह पर बहुत ज्यादा रेडिएशन होगी, जबकि बहुत निचले क्षेत्रों में आमतौर पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और इस प्रकार दूर के क्षेत्रों से आने वाली कुछ कॉस्मिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा वातावरण होता है, जिसका अर्थ है कि हमें शायद इन निचले क्षेत्रों में कुछ मानव मिशनों को लॉन्च करने का लक्ष्य रखना चाहिए। उदाहरण के लिए एक तरह के गहरे क्रेटर में जहां सरफेस प्रेशर पहले से ही ज्यादा है और इस प्रकार के रहने योग्य आवास बनाने के लिए बहुत कम सुरक्षा की आवश्यकता होगी। और विशेष रूप से यहाँ हम उस शील्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी आगे आवश्यकता है। और इस केस में शील्ड संभवतः मंगल ग्रह पर अनकॉन्सोलिडेटेड रॉक मटेरियल यानी असंगठित चट्टानी मटेरियल की परत जो आधारशिला को कवर करती है से बनाई जाएगी। सबसे अच्छे प्रकार के निवास स्थान के भूमिगत होने की बहुत संभावना है और यहाँ साइज निर्धारित किया गया है कि मोटाई कम से कम 1 मीटर या संभवतः 1.6 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि इससे छोटी कोई भी चीज कॉस्मिक रे शावर क्रिएट कर सकती है। बेसिकली जब कॉस्मिक रे किसी प्रकार की शील्ड से टकराती है तो फिर बहुत सारे सेकेंडरी पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे अंतरिक्ष यान के अंदर या आवास के अंदर हाई न्यूट्रॉन फ्लक्स पैदा होता है। कुछ ऐसा जो इस केस में वैज्ञानिकों का मानना है कि चोटी से लगभग 30 सेंटीमीटर या लगभग 1 फुट गहराई पर होता है, जिसका अर्थ है कि मंगल ग्रह पर किसी भी तरह की सुरक्षा कम से कम 1 मीटर या 3 फीट मोटाई से ज्यादा होनी चाहिए। और इसलिए मंगल ग्रह पर रेडिएशन के मानचित्रों के साथ सरफेस प्रेशर के बारे में कलेक्ट की गई पूरी जानकारी से वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है कि संभावित भविष्य के मिशन के लिए कुछ सबसे अच्छी जगहें निचले क्षेत्र होंगे, जैसे कि फेमस वैलिस मैरिनेरिस जिसे आप अभी देख रहे हैं, जिसमें न केवल अंदर की तरफ हाई सरफेस प्रेशर है बल्कि हाल ही में इन क्षेत्रों में कहीं न कहीं संभावित रूप से पानी के जमा होने की भी खोज की गई है। तो यह बहुत संभव है कि पहले मानव मिशनों में से कुछ वास्तव में इसके आसपास ही कहीं उतरें और फिर घाटी के अंदर ही पहली मार्शियन कॉलोनियां विकसित की जाएं। और चूंकि यह एक बहुत बड़ी संरचना है, इसलिए चुनने के लिए बहुत सारी अचल संपत्ति है, लेकिन जाहिर है क्योंकि यह अभी भी 1 दशक दूर है, हम वास्तव में नहीं जानते हैं कि ये मिशन क्या राह पकड़ेगा। और आखिर में हमारे पास यहाँ रहस्यमयी ऑरोरास के बारे में भी कुछ खोजें हैं। ऑरोरास जो ज्यादातर यूवी लाइट में दिखाई देता है, लेकिन हमेशा
ग्रह की नाइट साइड की तरफ दिखाई देता है और निश्चित रूप से उसी तरह से पैदा नहीं होता जैसा पृथ्वी पर होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि होप मिशन की हालिया खोजों ने यह भी पाया है कि मंगल ग्रह के कुछ ऑरोरा आकार में और दिखने में बहुत अलग होते हैं, लेकिन चूंकि मंगल के पास कोई मैग्नेटोस्फीयर नहीं है, इसलिए यह समझना हमेशा मुश्किल होता है कि ये ऑरोरा कैसे बनते हैं, क्योंकि मार्स पर ये ऑरोराज प्राकृतिक रूप से बनते हैं और पृथ्वी पर ये सब ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर के कारण होता है और ऑरोरा आमतौर पर मैग्नेटिक लाइंस को फॉलो करते हैं। इसलिए इस केस में वैज्ञानिकों ने मावेन मिशन द्वारा कलेक्ट किए गए बहुत सारे डेटा का उपयोग किया, जो कुछ समय पहले से मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। इस प्रोब ने सौर हवा पर भी डेटा कलेक्ट किया है, जिसका उपयोग इस अध्ययन के लिए भी किया गया है, और यहाँ उन्होंने ज्यादातर सौर हवा के प्रेशर और मंगल ग्रह के ऑरोरा से यूवी डेटा के साथ साथ तरह तरह की सोलर एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप मंगल की सतह पर पैदा हुई तरह तरह की सूक्ष्म मैग्नेटिक फील्ड्स की ताकत और कोण की भी तुलना की। बहुत से वैज्ञानिकों ने पहले सोचा था कि मूल रूप से यहाँ पर ऑरोरा अनिवार्य रूप से बहुत ही स्थानीय मैग्नेटिक फील्ड्स द्वारा निर्मित होते हैं, जो केवल मंगल ग्रह की क्रस्ट के कुछ क्षेत्रों में होते हैं और आमतौर पर दक्षिणी गोलार्ध में। यह मैग्नेटिक फील्ड आमतौर पर तब बनती है जब मैग्नेटाइज सोलर विंड प्लाज्मा और मंगल ग्रह के आयनोस्फीयर के बीच इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण मैग्नेटिक प्रेशर पैदा होता है, जो आयनोस्फीयर में सोलर विंड को धीमा और डिफ्लेक्ट करता है, जिससे एक डायनामिक इंड्यूस्ड मैग्नेटोस्फीयर का निर्माण होता है, जो आयनोस्फीयर में सोलर विंड को धीमा और डिफ्लेक्ट करता है, जिससे एक डायनामिक इंड्यूस्ड मैग्नेटोस्फीयर का निर्माण होता है। और ये ऑरोराज उन क्षेत्रों के पास ज्यादा कंसंट्रेटेड हैं, जिन्हें वैज्ञानिक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड रीजन्स के रूप में संदर्भित करते हैं, जिसे आप यहाँ इस रेक्टेंगल में देख सकते हैं। और ऐसा लगता है कि इन क्षेत्रों के अंदर ऑरोरा के बनने की घटना ज्यादातर सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वैज्ञानिकों के लिए ऑरोरास की घटना की भविष्यवाणी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है, लेकिन इन क्षेत्रों के बाहर ऑरोरास सोलर विंड के ओवरऑल प्रेशर से ज्यादा जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसा लगता है कि ग्रह की सतह पर ऑरोरास के पैदा होने के कम से कम 2 तरीके हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली स्वयं सूर्य है। कोरोनल मास इजेक्शन जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, मंगल की ओर उतना मटेरियल आएगा और ऑरोरास के सतह पर दिखने की उतनी ज्यादा संभावना होगी। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोरोनल मास इजेक्शन की पावर ऑरोरा की चमक को प्रभावित नहीं करती है। इन क्रिस्टल मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर पैदा हुई ऑरोरास के तरह तरह के मैग्नेटिक रिकनेक्शन इवेंट्स के माध्यम से पैदा होने की संभावना है, जो कि पृथ्वी के समान ही है, लेकिन मैकेनिज्म अभी साफ नहीं है। फिर भी ये क्लियर है कि तरह तरह के मैग्नेटिक पार्टिकल्स के हायर कंटेंट वाले ये खास क्षेत्र एक भूमिका निभाते प्रतीत होते हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में क्या पैदा हो रहा है यह भी अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इन क्षेत्रों में खुदाई नहीं की है। लेकिन यह सब कुछ हद तक अगले कुछ दशकों में हम मंगल ग्रह पर क्या करने की योजना बना रहे हैं से जुड़ा है। इसलिए मंगल ग्रह पर एक मिशन महत्वपूर्ण है, एक मानव मिशन जिसमें अंतरिक्ष यात्री कम से कम कुछ महीनों तक वहां रहें। इसलिए इन सब का अध्ययन करके और यह पता लगाकर कि मानव शरीर को इस ग्रह की सतह पर किन परिस्थितियों का सामना करना होगा, यह निर्धारित करने के लिए एक मानव मिशन बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन कम से कम अभी के लिए यह सब अभी बहुत प्रारंभिक है। हमारे पास अभी भी वास्तव में एक बहुत अच्छी योजना नहीं है कि ये सब कैसे किया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि अगले दशक में ये सब थोड़ा और साफ हो जाएगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको इस टॉपिक से जुड़ी हुई और पिछली कुछ खोजों की वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, उन्हें भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।